हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। पीसीएस एग्ज़ाम मार्च में है, उसके नोटिफिकेशन आ चुका है। 2 फेब या 1 फेब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। भर देना फॉर्म। फॉर्म भरने में क्या जाता है यार। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट को। एग्ज़ाम को 2 महीने के करीब रह गए हैं, 2.5 महीने के करीब। आज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इससे ही। देखिए, आर्टिकल 52 से 62 तक प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही आर्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए। देखिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके साथ साथ इसकी उम्र 35 से नीचे नहीं होनी चाहिए, 35 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। देखिए भाई, यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि वो लोकसभा का मेंबर होना ही चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये कह रहा है कि बस वो क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए। चौथा है, शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर एक क्वेश्चन भी यूपीएससी में आया था कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, लेकिन इसका मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि कोई भी ऐसा पद उसके पास नहीं होना चाहिए जहाँ से उसकी अतिरिक्त कमाई या कुछ फ़ायदा हो रहा हो। नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई एटलीस्ट 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। जो प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेशन जब फाइल होगा तो इट मस्ट बी सब्सक्राइब्ड बाई 50 इलेक्टर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। Every candidate has to make security deposit of ₹15,000 in RBI। प्रेसिडेंट के लिए जो लोग उम्मीदवार होंगे उन्हें 15,000 रुपये RBI में एज सिक्योरिटी डिपॉजिट कराने होंगे। नेक्स्ट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट में बी फोर्टिफाइड इन कैंडिडेट फेल्स टू सिक्योर 1/6 ऑफ वोट्स पोल्ड। जितने भी वोट पड़े हैं उस इलेक्शन में, अगर उसका 1/6 भी उसको नहीं मिला तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी। ये क्वालिफिकेशंस हैं प्रेसिडेंट की। अब आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन पर। बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन हिज एब्सेंस सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, ओथ जब कंडक्ट होती है तो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कराते हैं, और अगर वो नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो भी सीनियर होंगे उस वक्त अवेलेबल। और ये ओथ है, प्रेसिडेंट जो ओथ लेते हैं। हालांकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब देखते हैं कंडीशंस क्या हो सकती हैं। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए, मैं आपको क्वालिफिकेशन वाले तीसरे पॉइंट में यही बता रहा था। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। यहाँ पे ये कह रहा है, सेम बात कह रहा है। ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का सदस्य या फिर किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। सेकंड है, शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगेन जो क्वालिफिकेशंस में हमने पढ़ा था। एंड थर्ड है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू यूज़ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस। राष्ट्रपति भवन जो होता है उसे यूज़ करने के लिए वो एंटाइटल्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली, तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं तो प्रेसिडेंट कहाँ रहेंगे। नंबर फोर्थ है, ही इज़ एंटाइटल्ड टू एमोल्यूमेंट्स अलाउंस एंड प्रिविलेजेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित जो वेतन है, प्रिविलेजेस हैं, वो उसे यूज़ करने के लिए एंटाइटल्ड है पूरी तरह से। फिफ्थ पॉइंट है, हिज एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म। जब वो 5 साल के लिए प्रेसिडेंट होंगे उस दौरान उनके भत्ते और उनकी तनख्वाह कम नहीं की जा सकती है। जो फिक्स थी जब वो जीते थे प्रेसिडेंट इलेक्शन, वही रहेगी 5 साल तक। ही इज़ इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। जब तक वो प्रेसिडेंट हैं वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इम्यून रहेंगे इससे।
एंड आफ्टर गिविंग 2 months नोटिस सिविल प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट हिम। जो सिविल प्रोसीडिंग्स हैं वो 2 महीने पहले उसका नोटिस देना पड़ेगा, तब जाके कोई भी कार्रवाई शुरू की जा सकती है उनके ऊपर। अब आके देखते हैं कि ऊपर क्या है। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो 5 लोगों से मिलकर के बनती है। ये 5 लोग जो हैं, पहला है हमारे प्राइम मिनिस्टर, सेकंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, 5 लोगों को मिला के यूनियन एग्जीक्यूटिव बनती है। ठीक है, नाउ सेकंड आर्टिकल 52। एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ ज़रा। जी देखिए आर्टिकल 52 to 78 in part 4 of Constitution deals with Union Executive। 5वें पार्ट में आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन एग्जीक्यूटिव का जिक्र रहेगा। एंड एमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करेगा कि यूनियन एग्जीक्यूटिव की सैलरी, भत्ते वगैरह क्या होंगे। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। प्रेसिडेंट एक्ट्स एज सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ नेशन। ओके, ही इज़ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली। ही इज़ हेड ऑफ स्टेट, ऑब्वियसली। एंड ही इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में, उनके बारे में देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। जो दोनों हाउसेस के मेंबर्स होंगे इलेक्टेड, राज्यसभा और लोकसभा के, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सकते हैं। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। विधानसभा के जो सदस्य होंगे इलेक्टेड, वो भी पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, और थर्ड है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। जो दिल्ली और पुडुचेरी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके मेंबर्स, और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के जो सदस्य होंगे इलेक्टेड, वो भी पार्ट ले सकते हैं। लेकिन जो 2022 में द्रौपदी मुर्मू जी का इलेक्शन हुआ था जिसमें वो जीती थी, उसमें जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने पार्ट नहीं लिया था, उसके सदस्यों ने पार्ट नहीं लिया था। तो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इसके विधानसभा के सदस्य भी पार्ट ले सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नेक्स्ट है वेयर द असेंबली इज डिसॉल्व्ड द मेंबर सीज टू बी क्वालिफाइड टू वोट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। देखिए इसका मतलब ये है, जब असेंबली जो है जब वो डिसॉल्व हो जाती है यानी रद्द हो जाती है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते। नेक्स्ट है ऑल मैटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट। देखिए प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो भी मैटर होगा वो डिसाइड किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ना कि किसी और के द्वारा। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसको डिसाइड कर सकता है। नेक्स्ट है इफ इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय सुप्रीम कोर्ट, एक्ट डन बाय हिम बिफोर सच डिक्लेरेशन रिमेन वैलिड एंड इन फोर्स। देखिए अगर जो इंसान प्रेसिडेंट चुना गया है, अगर उसका चुनाव रद्द कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसके द्वारा किए गए कार्य रद्द, उसके चुनाव को रद्द किए जाने के पहले जो भी उसने कार्य किए होंगे वो वैलिड ही रहेंगे, उन कार्यों को रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। पहली स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है, इसमें आई थिंक कुछ भी नहीं बचा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड, ओथ से रिलेटेड क्वालिफिकेशंस वगैरह सब हो चुकी है। आते हैं अगली स्लाइड पर।
देखिए प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है ना, यानी उस पर जो महाभियोग लगाया जा सकता है, उसकी क्या कंडीशन है ये देखते हैं। इम्पीचमेंट, ही कैन बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान का यदि उसने उल्लंघन किया है तो इसके आधार पर उसकी महाभियोग शुरू किया जा सकता है उसके ऊपर। इट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में महाभियोग शुरू किया जा सकता है। ही शुड बी साइंड इट शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर ऑफ हाउस एंड 14 days नोटिस मस्ट बी गिवन टू हिम। महाभियोग शुरू करने से पहले 14 दिन पहले उसको एक नोटिस दिया जाएगा और उसे हाउस के 1/4 मेंबर यानी 25% ऑफ मेंबर्स के द्वारा साइन किया जाना चाहिए, इससे कम नहीं। इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन पास्ड बाय 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस, यानी 2/3 बहुमत के साथ उसके महाभियोग का रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों हाउसेस लिखा हुआ है, ठीक है, याद रखें इस बात को। नाउ इम्पीचमेंट इज क्वाजाई जुडिशियल प्रोसीजर, यानी एक अर्ध न्यायिक, हिंदी में क्वाजाई जुडिशियल को बोलते हैं अर्ध न्यायिक। इट इज क्वाजाई जुडिशियल प्रोसीजर। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउस कैन पार्टिसिपेट इन इम्पीचमेंट, जो दोनों हाउसेस के नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जो मनोनीत किए जाते हैं, वो भी हिस्सा ले सकते हैं इम्पीचमेंट में। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट एंड यूटी ऑफ दिल्ली पुडुचेरी डू नॉट पार्टिसिपेट। दिल्ली पौंडीचेरी के जो विधानसभा के सदस्य हैं और जो स्टेट्स की विधानसभा के सदस्य हैं वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते। ठीक है, ना ऊपर आते हैं, देखते हैं इसको। ही कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग रिजिग्नेशन टू वाइस प्रेसिडेंट। देखिए यूपीएससी में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो जब वो अपना इस्तीफ़ा देगा तो इस्तीफ़ा वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है, किसी और को नहीं। नाउ ही कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 years, जब वो 5 साल के लिए अपना कार्यकाल संभाल सकता है। और 5 साल के बाद आप देखते होंगे विकीपीडिया पे, अगर किसी प्रेसिडेंट के बारे में आप देखते हो तो 5 साल से कुछ महीने, एक दो महीने ऊपर हो जाते हैं किसी प्रेसिडेंट को, क्योंकि तब तक नया प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो पाता, इसीलिए। नहीं तो कार्यकाल 5 साल का ही होता है प्रेसिडेंट का। ही इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, दोबारा इलेक्शन के लिए भी वो चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, आते हैं नीचे वैकेंसी पर। इसे देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए कब वैकेंसी कैन ऑकर इन फॉलोइंग वेज। एक्सपायरी ऑफ टेन्योर, ऑब्वियसली जब 5 साल ख़त्म हो जाएंगे दोबारा इलेक्शन कराना ही पड़ेगा, या जब वो रेजिग्नेशन दे दें अपनी मर्ज़ी से, या रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट, महाभियोग अगर उन पर साबित हो जाए तब, या 4th इन केस ऑफ डेथ, या 5th अदरवाइज, एग्जाम्पल डिसक्वालीफाइड और इलेक्शन डिक्लेयर्ड वॉइड, अगर वो डिसक्वालीफाई हो जाते हैं या फिर उनका इलेक्शन ही रद्द कर दिया जाए। नेक्स्ट है, इफ़ ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज। ये वही है, अगर ऑफिस उनका रेजिग्नेशन या रिमूवल या डेथ की वजह से खाली हो जाए। नेक्स्ट है, देन इलेक्शन टू फिल वैकेंसी शुड बी हेल्ड विद इन 6 months। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट रिमेन फॉर फुल टर्म ऑफ 5 years। जब दोबारा इलेक्शन होंगे, जब इस कंडीशन की वजह से वैकेंसी हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगा प्रेसिडेंट का पद, तो 6 महीने के अंदर दोबारा इलेक्शन कराने होंगे और पूरे 5 साल के लिए वो नया इंसान प्रेसिडेंट रह पाएगा। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज प्रेसिडेंट अंटिल न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। जब तक दोबारा चुनाव होके प्रेसिडेंट बन नहीं जाते दूसरे व्यक्ति, तब तक वाइस प्रेसिडेंट ही कार्यकारी प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे। इन केस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज़ वैकेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस भी वैकेंट है, खाली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक्ट एज प्रेसिडेंट, वही प्रेसिडेंट की तरह काम करेंगे, कार्यकारी प्रेसिडेंट होंगे वो। इन केस ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑल्सो वैकेंट, देन सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्ट एज प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रेसिडेंट की तरह कार्य करेंगे। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। ये स्लाइड कंप्लीट हो चुकी है। पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा भी जाता है, पीसीएस में भी पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चंस। आइए देखते हैं। पावर दर्शाई गई है। फर्स्ट है एग्जेक्टिव पावर, सेकंड है लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर एंड इमरजेंसी पावर। ठीक है, इन सबको हम वन बाय वन देखते हैं ये क्या डिफरेंसेस हैं और क्या पावर्स प्रेसिडेंट को दी गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव पावर पर। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन इज टेकन इन हिज नेम। जो भी कार्रवाई की जाएगी संसद में वो प्रेसिडेंट के नाम पर की जाएगी। हालांकि प्रेसिडेंट का कोई सीधा लेना देना नहीं होता उसमें, ना ही वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर ही नहीं सकते। जब इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने ऐसे कानून बना दी कि प्रेसिडेंट नाम मात्र के हेड ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे इंग्लैंड में किंग होता है ना, वो बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, ऐसे इंडिया में प्रेसिडेंट है। एंड सेकंड है ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग मैनर एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हिज नेम ऑथेंटिकेशन। थर्ड, he can make rules for convenient business of union government and allocation of it among ministers। रूल बना सकते हैं जिससे कि यूनियन गवर्नमेंट स्मूथली काम कर सके, कन्वीनियंस के लिए बना सकते हैं उसके रूल्स। फोर्थ है अपॉइंट पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स। देखिए यूपीएससी और अदर एग्जाम्स में पूछा जाता है अपॉइंट्स पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपको मालूम है कैसे चुन के आते हैं, इलेक्शन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स पीएम डिसाइड करते हैं कि कौन कौन होंगे उनकी कैबिनेट में। लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए ऐसा किया जाता है कि प्रेसिडेंट से उनकी सहमति ली जाती है। हालांकि अपॉइंट पीएम ही करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को, तो इसको बोलते हैं दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। यूपीएससी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन लोग ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं। ओके, फिफ्थ अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अलग अलग एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है कि अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, सिक्स्थ पर आते हैं। सिक्स्थ पावर क्या है? एग्जेक्टिव पावर अपॉइंट्स सीएजी, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। देखिए सीएजी होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स जो होते हैं उसको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। नाउ सेवन, ही कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ वर्क फ्रॉम पीएम। प्राइम मिनिस्टर जो भी काम करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ही कैन अपॉइंट कमीशन फॉर SC ST एंड OBC। देखिए आपने सुना होगा कमीशंस जो होते हैं SC ST के, उसको अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। और यहाँ OBC भी दिया हुआ है, तो OBC के लिए भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। नाइन्थ, ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल। ओके। टेंथ, ही एडमिनिस्टर्स यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। 11th, he can declare any area as scheduled area and also has power to administer scheduled area and tribal area। He can declare any area as scheduled area। किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर यानी घोषित कर सकते हैं। एंड ही हैज़ पावर टू एडमिनिस्टर शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल और ट्राइबल एरिया को एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं अगर चाहें तो। अब आते हैं सेकंड, लीगल पावर्स। फर्स्ट है ही कैन समन और प्रोरोग पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व लोकसभा। वो कभी भी समन कर सकते हैं, यानी कभी भी बुला सकते हैं सेशन के लिए, और कभी भी रद्द कर सकते हैं लोकसभा को। ऑल्सो कैन समन जॉइंट सिटिंग विच इज़ प्रिसाइडेड बाय स्पीकर। वो जॉइंट सिटिंग भी कभी भी बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके। सेकेंड, addresses first session after each election and first session of each year। कोई भी इलेक्शन होगा उसके बाद पहला जो सेशन होगा उसको संबोधित करेंगे प्रेसिडेंट।
और फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, हर नए साल का जो पहला सेशन होगा उसको भी संबंधित प्रेसिडेंट ही करेंगे। ठीक है। थर्ड, सेंड मैसेजेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू पेंडिंग बिल्स और अदरवाइज, जो भी बिल पेंडिंग हैं, पास नहीं हुए हैं, उसके लिए मैसेज भी भेज सकते हैं, दोनों राज्यसभा को भी लोकसभा को भी। अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ लोकसभा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, सेम विद राज्यसभा, दोनों ही हाउसेज में ऐसे काम कर सकते हैं। फिफ्थ, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन नहीं है तो जो अध्यादेश होते हैं ऑर्डिनेंस, उनको भी ये पास कर सकते हैं, इतनी पावर है इनके पास। तीसरा देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या दी गई हैं संविधान में इनको। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, मनी बिल पहले उनकी रिकमेंडेशन होगी तभी पास किया जा सकता है, उसके बिना पास नहीं होगा। सेकंड, ही कॉजेज टू बी लेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट, बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट नाम नहीं दिया गया इसका। ठीक है। थर्ड, नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, उनकी रिकमेंडेशन के बिना ये नहीं हो सकता। ठीक है। फिफ्थ, ही कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंशियल कमीशन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स, फाइनेंशियल कमीशन को भी वही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ओके। फोर्थ पावर, जुडिशियल पावर्स, देखते हैं क्या क्या दी गई है इनको। ही अपॉइंट्स चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी अपॉइंट यही करते हैं, चीफ जस्टिस को भी और अदर जजेस को भी। ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट के लिए। इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो भी एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट बाध्य नहीं होंगे उसको मानने के लिए, उनकी मर्जी है, मान भी सकते हैं नहीं भी। थर्ड, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, डिस्पाइट, रिस्पाइट एंड रेमिशन और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट सेंटेंसेस। इसके बारे में डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे कि जो कैदी होते हैं जिनको फांसी वगैरह की सज़ा दे दी गई है, वो इनके पास चिट्ठी लिख सकते हैं कि सज़ा कम कर दी जाए। फिफ्थ, डिप्लोमेटिक पावर्स, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए, जब विदेश मंत्री बाहर जाते हैं दूसरी कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री के अपने काउंटर पार्ट्स के साथ, या डिप्लोमेट्स जब कोई ट्रीटी वगैरह साइन करते हैं तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही साइन की जाती हैं, डॉक्यूमेंट्स में नाम होता है प्रेसिडेंट का, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। ही रिप्रेजेंट्स इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स एंड अफेयर्स, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स पर। ही सेंड्स एंड रिसीव डिप्लोमेट्स। सिक्स, देखिए देखते हैं सिक्स मिलिट्री पावर्स क्या क्या दी गई हैं। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, किसी कंट्री के साथ अगर वॉर होती है तो डिक्लेयर प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन इसका अप्रूवल पार्लियामेंट देगी तभी ऐसा कर सकते हैं, बिना पार्लियामेंट के नहीं कर सकते। ही सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस, यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर जो होते हैं प्रेसिडेंट कहलाते हैं। ही अपॉइंट्स चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, इन तीनों के चीफ को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। सातवीं पावर जो है एमरजेंसी पावर्स हैं इनके पास, देखते हैं क्या क्या एमरजेंसी पावर्स इनको दी गई हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स प्रेसिडेंट टू डील विद एमरजेंसीज, यानी कि नेशनल एमरजेंसी, आर्टिकल 352 के अंतर्गत। प्रेसिडेंशियल रूल्स, आर्टिकल 356 एंड 365 के अंतर्गत। सी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 के अंतर्गत। हालांकि हिंदुस्तान में कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी नहीं है, इस बात को याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या हिंदुस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगी है, तो कभी नहीं लगी है। आते हैं फोर्थ स्लाइड पर, वीटो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या क्या हैं। देखिए, प्रेसिडेंट को इतनी ताकत दी गई है, वीटो पावर्स भी इनके पास हैं, और ऊपर हमने 7 पावर्स इनकी पढ़ी हैं अलग अलग तरह की। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेस्टेड विथ 3 वीटो पावर्स।
फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड इज पॉकेट वीटो, थर्ड इज सस्पेंसिव वीटो। तो देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो के बारे में। When president withhold his assent to bill passed by parliament, that bill ends and does not become act। देखिए जब प्रेसिडेंट को कोई बिल भेजा जाता है और वो उस बिल के ऊपर ना तो अपनी सहमति जताते हैं ना वापस करते हैं, लौटाते भी नहीं हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, तो वो बिल कभी एक्ट नहीं बनता। ठीक है, यूजुअली एक्सरसाइज इन 2 केसेस। ये जो पावर है एब्सोल्यूट वीटो 2 केसेस में यूज़ की जाती है। एक तो प्राइवेट बिल, प्राइवेट मेंबर्स बिल। प्राइवेट मेंबर का मतलब ये होता है कोई भी एमपी जो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, यदि वो किसी बिल को पास कराने के लिए प्रयत्न करता है तो उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल कहा जाता है। सेकेंड इज गवर्नमेंट बिल्स व्हेन कैबिनेट रिजाइंस। इन 2 केसेस में ये पावर का इस्तेमाल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। इन 1954 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद withheld पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एब्सोल्यूट वीटो यूज़ किया था इस बिल के लिए। इन 1991 आर वेंकटरमन withheld सैलरी अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो 91 में भी आर वेंकटरमन ऐसा कर चुके हैं। सेकंड है पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट neither ratifies nor rejects nor returns bill but simply keeps bill pending for infinite period। देखिए इन्फिनाइट पीरियड के लिए जब प्रेसिडेंट बिल को ना तो रिजेक्ट करते हैं, बस इन्फिनाइट टाइम के लिए रख लेते हैं, ना रेटिफाई करते हैं, ना प्रमाणित करते हैं, ना रिजेक्ट करते हैं, उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन द अमेरिकन प्रेसिडेंट इन यूएस। ही हैज़ टू रिटर्न बिल फॉर रिकन्सिडरेशन विद इन 10 days। अमेरिकन प्रेसिडेंट को 10 दिनों के अंदर रिकन्सिडरेशन के लिए वो बिल वापस लौटाना ही पड़ता है पार्लियामेंट को। इन 1986 जैल सिंह जो प्रेसिडेंट थे यूज़ पॉकेट वीटो विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल। 1986 में जैल सिंह जी ने इस वीटो पावर का इस्तेमाल किया था अपनी। तीसरा सस्पेंसिव वीटो। President uses this veto when he returns a bill for reconsideration, again bill passed by parliament with or without amendment and presented before president. Then it is obligatory for president to give his assent to bill। प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए वापस कर देता है और उस बिल को बिना अमेंडमेंट के भी यदि पार्लियामेंट दोबारा पास करती है तो प्रेसिडेंट बाध्य है ऐसे बिल को अपनी सहमति स्वीकृति देने के लिए। सस्पेंसिव वीटो का ये मतलब है। देखिए 3 तरह की वीटो पावर हमने डिस्कस कर ली हैं, आगे चलते हैं अब। व्हेन पार्लियामेंट पासेस बिल एंड दैट बिल प्रेजेंटेड बिफोर प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट ही हैज़ 3 अल्टरनेटिव्स। गिव हिज असेंट, या तो स्वीकृति दे, विद होल्ड हिज असेंट, या रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन। या तो स्वीकृति दे या फिर अपनी स्वीकृति को कुछ ना करे, वो बिल अपने पास ही रख ले, विद होल्ड हिज असेंट, या रिटर्न द बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, उस बिल को पार्लियामेंट को लौटा दे दोबारा रिकन्सिडरेशन के लिए। ये हम कवर कर ही चुके हैं तीनों वीटो पावर्स। एक चौथी वीटो पावर है क्वालिफाइड वीटो, यानी कि किसी बिल पर कोई एक्शन ना लेना। ये हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट की पावर नहीं है। ये हो सकता है अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास ये पावर हो। द प्रेसिडेंटल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। When bill passed by state legislature and presented to governor, he has 4 options. He has 4 alternatives under आर्टिकल 200। जब किसी विधानसभा में कोई बिल पास होता है तो प्रेसिडेंट के गवर्नर के पास वो भेजा जाता है। उसके बाद गवर्नर के पास 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी 4 ऑप्शन होते हैं आर्टिकल 200 के अंतर्गत। मे गिव हिज एसेंट टू बिल, या तो सहमति दे दे प्रेसिडेंट की तरह, या मे विद होल्ड हिज एसेंट, या सहमति को विद होल्ड करे, या मे रिटर्न द बिल, और चौथा है मे रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये गवर्नर की पावर है आर्टिकल 200 के अंतर्गत, जब उनके पास कोई विधानसभा का बिल भेजा जाएगा। अब आते हैं इस पे। व्हेन बिल रिजर्व बाय गवर्नर फॉर
reconsideration of precedent, he has three alternatives under Article 201. या तो गिव हिज एसेंट, या फिर विद होल्ड एसेंट, या फिर डायरेक्ट गवर्नर टू रिटर्न द बिल। या तो प्रेसिडेंट अपनी स्वीकृति दे देंगे, या ही विल विद होल्ड हिज एसेंट, या फिर गवर्नर को डायरेक्ट करेंगे कि प्रेसिडेंट कि बिल को वापस कर दे। ठीक है, देखिए अब आते हैं इन 2 पॉइंट्स पर, ये अलग से दिए गए हैं। प्रेसिडेंट हैज़ नो वीटो पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होंगे उनमें प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं है। 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 मेड ऑब्लिगेटरी प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट। जो 24th अमेंडमेंट एक्ट है 1971 में पास हुआ, उसके बाद प्रेसिडेंट को अपनी सहमति देनी ही होगी। ये डिसाइड हुआ था 24th अमेंडमेंट एक्ट में। आते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर, जो है 5th स्लाइड। ये लास्ट स्लाइड फॉर प्रेसिडेंट है, इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि सिर्फ एक छोटी सी स्लाइड में ही है। जब हम लक्ष्मीकांत में या कोई आप देखेंगे कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, वो प्रेसिडेंट पर ही 5-5 लेक्चर्स 1.5 घंटे के खर्च कर देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या पढ़ाना है उन्हें, और यूपीएससी में ऐसा कौन सा भयानक चीज़ पूछ ली जाएगी। यहाँ पर शॉर्ट में 5 स्लाइड में ही प्रेसिडेंट कंप्लीट हो गया है। इससे करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इट इज़ आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 empowers president to promulgate ordinances during recess of parliament। जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो आर्टिकल 123 के तहत जो प्रेसिडेंट है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 123 के तहत पीसीएस में इसी तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कौन सा आर्टिकल है, किस चीज़ से रिलेटेड है। नाउ थर्ड पॉइंट, ऑर्डिनेंस हैज़ सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट में एक्ट बनते हैं, जो बिल पास होके एक्ट बनते हैं, ऑर्डिनेंस का भी असर सेम होता है, उससे कम पावरफुल नहीं होते ऑर्डिनेंस भी। ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ओनली व्हेन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नॉट इन सेशन। जब दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा सेशन में नहीं है, या फिर कोई एक सेशन में नहीं है, तभी वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। हिज पावर टू लेजिस्लेट बाय ऑर्डिनेंस इज नॉट पैरेलल पावर टू लेजिस्लेशन। हिज प्रेसिडेंट सेटिस्फैक्शन कैन बी क्वेश्चनड इन कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड। कि प्रेसिडेंट जब कोई ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो वो क्वेश्चन किया जा सकता है कोर्ट में। ठीक है, हिज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज को एक्सटेंसिव एज रिगार्ड ऑल मैटर्स एक्सेप्ट ड्यूरेशन विद द लॉ मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। देखिए ऑर्डिनेंस जो होता है उसकी अवधि 6 महीने की होती है, और जो एक्ट बनते हैं वो तो हमेशा के लिए, जब तक अमेंड नहीं होते तब तक के लिए माने जा सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस की अवधि 6 महीने की होती है। इसके अलावा जो एक्ट बनते हैं उनसे ही बराबरी पर हर चीज़ ऑर्डिनेंस की होती है, उसी फोर्स का ऑर्डिनेंस होता है जितना किसी एक्ट का होता है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी लेड बिफोर बोथ हाउसेज व्हेन इट रीअसेंबल्स। जब दोनों पार्लियामेंट सेशन में आते हैं तो ऑर्डिनेंस दोनों हाउसेज के सामने पेश किया जाता है। एंड इफ़ अप्रूव्ड बाय बोथ देन बिकम्स एक्ट। अगर ऑर्डिनेंस जो है दोनों हाउसेज के द्वारा अप्रूव कर दिया जाए तभी वो एक्ट बनता है, नहीं तो नहीं बनता। If no action is taken, then ceases to operate on expiry of 6 weeks from reassembly of parliament। और अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो ऑर्डिनेंस 6 हफ्ते के अंदर अंदर रद्द कर दिया जाता है, वो वॉइड हो जाता है। दिस मीन्स मैक्सिमम लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस इज 6 months एंड 6 week। ओके, ये ऊपर के पॉइंट में भी डिस्कस किया था अभी। ऑर्डिनेंस में modify or repeal any act of parliament or another ordinance। It can alter or amend tax law। देखिए ऑर्डिनेंस में modify और repeal any act of parliament, जो भी पार्लियामेंट का एक्ट होगा उसे ऑर्डिनेंस मॉडिफाई या रद्द कर सकता है, या फिर किसी दूसरे ऑर्डिनेंस को भी रद्द कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है। इट कैन ऑल्टर और अमेंड टैक्स लॉ, ये टैक्स लॉ को भी अमेंड कर सकता है, इतनी पावर होती है ऑर्डिनेंस की। However, it cannot be issued to amend the Constitution।
कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए कभी भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो सकता। ओके, नाउ पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, इसी का मैं जिक्र कर रहा था पीछे एक पॉइंट में कि जो कैदी होते हैं जिनको सज़ा मिल चुकी होती है वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख के अपनी सज़ा कम करा सकते हैं, फांसी वगैरह की। नंबर फर्स्ट है पार्डन, इट रिमूव्स बोथ सेंटेंस एंड कन्विक्शन कम्प्लीटली। ये सज़ा को कम्प्लीटली रिमूव कर सकता है, पार्डनिंग पावर, इतनी बड़ी पावर है प्रेसिडेंट की। दूसरा कॉम्यूटेशन, चेंजिंग द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इनटू लाइटर फॉर्म, एग्जाम्पल डेथ सेंटेंस कम्यूट इनटू इम्प्रिजनमेंट। देखिए कोई भी सज़ा किसी को दी गई है, यदि मान लीजिए किसी को फांसी की सज़ा दी गई है तो उसको कम करके उम्र कैद में तब्दील कर सकते हैं प्रेसिडेंट। थर्ड इज रेमिशन, रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इस कैरेक्टर। जो भी सज़ा किसी को मिली है उसकी अवधि को कम कर सकते हैं। फोर्थ इज रेस्पाइट, अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट, एग्जाम्पल फिजिकल डिसेबिलिटी और प्रेगनेंसी। यदि कोई व्यक्ति फिजिकली डिसेबल्ड है, दिव्यांग है, या कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसके सेंटेंस को भी कम किया जा सकता है। फिफ्थ के नाउ इज फिफ्थ वन रिप्रीव, स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस टेम्परेरीली। किसी की सज़ा के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा सकते हैं, रोक सकते हैं कुछ समय के लिए, यानी टेम्परेरीली, जब तक कि कन्विक्ट को पार्डन के लिए समय मिल सकता है। वो पार्डन के लिए प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट कर सकता है या कम्यूटेशन के लिए कर सकता है। अब आते हैं हमारी लास्ट स्लाइड पर, विच इज़ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए जरूर करते हैं क्वालिफिकेशंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से। फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के नागरिक होने चाहिए, 35 साल उनकी एज होनी चाहिए, शुड बी क्वालिफाइड ऑफ इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। यहाँ ये नोटिस करने की बात है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्वालिफिकेशन में लोकसभा के लिए एलिजिबल होना चाहिए उनको, यहाँ पर राज्यसभा, ठीक है। नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं उनके पास होना चाहिए। नॉमिनेशन मस्ट बी सब्सक्राइब बाई 20 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स। ओके, नाउ टर्म, होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर्स, 5 साल की उनकी टर्म होती है प्रेसिडेंट की तरह ही। ही रिजाइंस बाई एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट जब रिज़ाइन करते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा सौंप के जाते हैं, और जब वाइस प्रेसिडेंट इस्तीफा देते हैं तो वो प्रेसिडेंट को देते हैं। थर्ड, ए फॉर्मल इम्पीचमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर इज रिमूवल। जैसे प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट शुरू करना पड़ता है, महाभियोग, इनके लिए ज़रूरी नहीं है, हालांकि 40 डेज एडवांस नोटिस इनको भी दिया जाता है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा पास बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड एग्रीड बाय लोकसभा। देखिए राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और लोकसभा के सहमति के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। नो ग्राउंड मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इज रिमूवल। देखिए संविधान में इन्हें हटाने के आधार के ऊपर कुछ भी नहीं बताया गया है, ठीक है। कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड 5 ईयर्स अंटिल न्यू अपॉइंटेड, ये भी प्रेसिडेंट की तरह ही सेम कंडीशन है, 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड कर सकते हैं जब तक नया वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट ना किया जाए। देखिए वैकेंसी कब अकर होती है इनकी, 5 तरीके हैं। ऑन एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स, जब 5 साल कंप्लीट हो जाएं, या बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल जब इनको हटा दिया जाए, या डेथ, या 5वां डिस्क्वालिफिकेशन और वॉइड इलेक्शन, जब इनका इलेक्शन ही रद्द हो जाए। इफ योर ऑफिस फॉल्स वैकेंट बाय रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ और अदरवाइज एंड न्यू वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, ही रिमेन इन ऑफिस फॉर फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स। इन कंडीशन के बाद जब दोबारा इलेक्शन होंगे, जब दोबारा अपॉइंट किया जाएगा वाइस प्रेसिडेंट को, तो 5 साल के लिए ही वो रहेंगे। देखते हैं ये, ही ऑक्यूपाइज सेकंड हाईएस्ट ऑफिस, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट के बाद सेकंड हाईएस्ट ऑफिस वही उन्हीं का होता है। सेकंड इज द ऑफिस इज मॉडल ऑन लाइंस ऑफ अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर ही इनका ऑफिस डिसाइडेड होता है। अब आते हैं ओथ एंड अफर्मेशन पर, इनकी प्रेसिडेंट की तरह ही इनकी भी ओथ है। हिज ओथ इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट और पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, प्रेसिडेंट इनकी ओथ को एडमिनिस्टर करते हैं। कंडीशंस क्या होती हैं, 2 कंडीशंस है, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट की तरह ही कंडीशन है कि विधानसभा या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। इलेक्शन डिस्प्यूट्स
ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स इंक्वायर्ड एंड डिसाइडेड बाय सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही फाइनल होगा इनके इलेक्शन में। इनकी एमोल्यूमेंट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स्ड एमोल्यूमेंट्स फॉर हिम, ही रिसीव सैलरी एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखिए ये भी यहाँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और उनको जो सैलरी मिलती है राज्यसभा का चेयरमैन होने के नाते मिलती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते। ठीक है। पावर एंड फंक्शंस, एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्ट एज प्रेसिडेंट व्हेन प्रेसिडेंट्स ऑफिस इज वैकेंट बट ओनली फॉर 6 months। जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली है, प्रेसिडेंट के पद पर कोई नहीं है, तो 6 महीने के लिए एज अ प्रेसिडेंट भी एक कार्यकारी प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं। While acting as president, he does not perform duties of chairman of Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by deputy chairman of Rajya Sabha. जब ये प्रेसिडेंट की तरह कार्य कर रहे होते हैं, प्रेसिडेंट के ऑफिस के खाली होने पर, तो ये राज्यसभा के चेयरमैन की तरह कार्य नहीं कर सकते। वो डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा चेयरमैन की तरह कार्य करते हैं। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आज कंप्लीट हो चुके हैं। ये 2 पॉइंट्स रह गए, इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। बिल्कुल प्रेसिडेंट की तरह ही पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड सदस्य भाग ले सकते हैं इनके इलेक्शन में। इट डज़ नॉट इंक्लूड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा के सदस्य इनके इलेक्शन में पार्ट नहीं ले सकते, प्रेसिडेंट की तरह ही। देखिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है। 1.5 घंटे की क्लासेस लोग लेते हैं, मुझे नहीं समझ आता क्या ज़रूरत है उनकी। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कल देखेंगे। क्लास आज बहुत लंबी हो गई है, 40 मिनट से भी ऊपर की हो गई है। पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस भी देखेंगे कल दोबारा, जो कल मैं वीडियो डालूंगा उसमें। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो यहाँ तक अगर आप आ गए हो, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए यदि किसी के काम तो ऑब्वियसली आएगी जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 महीने के बाद, 2.5 महीने बाद PCS का एग्ज़ाम भी है। थैंक यू।